अकेला प्रधान जी। कभी कुछ नहीं कर सकता। मेरी जाति एडवोकेट है, मेरी जाति अधिवक्ता है। नमस्कार साथियों, लीगल संवाद में आपका स्वागत है। 10,000 से ज़्यादा एडवोकेट का एसोसिएशन है गुड़गांव बार एसोसिएशन, और इसके चुनाव होने वाले हैं 11 सितंबर को। हमारे साथ बैठे हैं एडवोकेट कुलभूषण भारद्वाज सर। अपने बारे में दो शब्द यही है कि मैं एक अधिवक्ता हूँ जी और आम जनमानस को जो भी मेरे पास आए उसे न्याय मिले ऐसा प्रयास करता हूँ जी। और क्योंकि बार के प्रधान पद का चुनाव लड़ रहा हूँ, तो जितने भी मेरे वरिष्ठ अधिवक्ता बंधु हैं, हमारे नौजवान अधिवक्ता बंधु हैं, उन सबको समान रूप से बैठने का, कार्य करने का स्थान मिले, ऐसे प्रयास में मैं लगा हूँ। तो सर, ये 2011 में भी आप प्रधान रहे हैं, तब क्या ऐसी बात थी जो आप नहीं कर पाए, और अब ऐसा क्या आप करेंगे 2026 में कि लोग आपको प्रधान के लिए चुने? देखिए, हमारे ये महानगर बन चुका है गुरुग्राम जी। जब 2011 में मेरी बार ने मुझे प्रधान बनाया, उस समय हमारे अधिवक्ता साथियों की संख्या वो कम थी। अब जैसे जैसे गुरुग्राम के अंदर हमारे हर वर्ष काफ़ी संख्या में हमारे साथी जो हैं यहाँ पर गुरुग्राम बार एसोसिएशन के अंदर इन्वॉल्व होते हैं, तो वैसे वैसे बैठने का स्थान, कार्य करने का स्थान, उस सब की जो एक कमी हम महसूस कर पा रहे हैं, उस कमी को पूरा करना है। सर, कमी तो बहुत सारी है। वाटर लॉगिंग की समस्या है, पार्किंग में सीसीटीवी नहीं है, महिला अधिवक्ताओं से मैं सुनता हूँ कि सिक्योरिटी की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो मुद्दे तो बहुत सारे हैं। लोग आपको ही क्यों वोट दे सर? देखो, मेरा मानना ये है कि अकेला प्रधान जी कभी कुछ नहीं कर सकता। जी। बार अपना नुमाइंदा चुनती है, उसके बार चुनने के बाद जो बार प्रधान बनता है, उसका दायित्व है कि उस सबको साथ लेकर चले, सबसे विचार विमर्श करे, उसके अंदर जो वरिष्ठ अधिवक्ता बंधु हैं उनकी भागीदारी हो, उनका मार्गदर्शन हो, और जो नौजवान साथी हमारे अधिवक्ता बंधु हैं उनका भी उसके अंदर भागीदारी हो, ताकि हम जिस कार्य के लिए हम आगे बढ़ रहे हैं वो कार्य सहजता के साथ, सरलता के साथ और सबके सहयोग से वो कार्य पूरा हो सके। आपका संकल्प पत्र, जिसे मैनिफेस्टो कहते हैं, वो हम पढ़ रहे थे। उसमें बहुत सारी ऐसी बातें हैं, जैसे आपने लिखा था कि लाइब्रेरी में आप मनुपात्रा या एससीसी ऑनलाइन प्रोवाइड कराएंगे, एक मेंटरशिप सेल होगी जिसमें जुडिशरी एग्जाम हो, या फिर जूनियर्स को सीनियर्स से मेंटरशिप प्रोवाइड करनी हो वो आप प्रोवाइड कराएंगे। महिलाओं के लिए सीसीटीवी की बात करी थी आपने। तो ये घोषणा पत्र जो था आपका, इसमें इतने वादे करे हैं आपने, जो 4-5 वादों की लिस्ट है, इसे कैसे कंप्लीट करेंगे, कैसे पूरा करेंगे? ये पूरा तब होगा जी जब हम न्यायपालिका के साथ संवाद करेंगे, ये पूरा तब होगा जब हम प्रशासन के साथ संवाद करेंगे। बार और बेंच के बीच में जब एक तालमेल अच्छा रहता है, तो उस समय सब जितनी भी हमारी जो हम अपने घोषणा पत्र में बोल रहे हैं, अपने साथियों को जो हम बातें बता रहे हैं, उन सब के सहयोग से, उन सब के समर्थन से इन सब बातों को हम पूरा करने का प्रयास करेंगे। और सबसे अच्छी बात ये है, हम सब के लिए, मेरे लिए भी, हम सब वरिष्ठ अधिवक्ता बंधुओं के लिए भी, नौजवान साथियों के लिए भी, जो सबसे महत्वपूर्ण कड़ी इसके अंदर जो काम करेगी कि जो हमारा ये नया जस्टिस टावर भवन जो बना है जी इसके अंदर जो बैठने की व्यवस्थाएं हैं, और जो हम साथी वहाँ पर जाएंगे, तो हम अपने जो जिला सत्र न्यायाधीश महोदय हैं हमारे, हम उनके साथ बैठकर अपनी बात उनके साथ रख के और हम आगे बढ़ेंगे। तो मुझे पूरा विश्वास है कि निश्चित रूप से हम अपने जो भी हम संकल्प लेकर चल रहे हैं, अपने साथियों के सहयोग से, अपने बार और बेंच के बीच एक अच्छा संवाद स्थापित करके, और हम इन सब कार्यों को पूरा करने का काम करेंगे। सर, मिनिमम वेज का प्रावधान तो कानून में भी है, लेकिन हम देखते हैं कहीं ना कहीं एडवोकेट्स के लिए वेरी नहीं करता। एडवोकेट्स के लिए मिनिमम वेज नहीं है। कितने लोग, तो मैंने देखा, कितने एडवोकेट्स मैंने खुद देखा है गुड़गांव बार में, कि फ्री ऑफ कॉस्ट काम कर रहे हैं। आपको नहीं लगता कि आपके घोषणा पत्र में मैं ये देख रहा था कि न्यूनतम स्टाइपेंड होना चाहिए, इसे आप कैसे इंप्लीमेंट करा सकते हैं? देखिए, इसके लिए मेरा मानना ये है कि जितने गुरुग्राम जो है, जो कॉर्पोरेट अपने कार्यालय हैं जी उनके साथ एक हम संवाद करेंगे। उनको हम कहेंगे कि हमारे पास योग्य युवा अधिवक्ता हैं। मेंटरशिप के बाद यस, आप आइए, आपका स्वागत है, हमारे उन नौजवान अधिवक्ता बंधुओं के साथ संवाद कीजिए और उनके हुनर का, उनकी योग्यता का आप फायदा उठाइए। ऐसा प्रयास हम करेंगे। तो सर, कुछ निजी जीवन से आपके क्वेश्चन पूछते हैं। सबसे पहले आपने जब सोचा कि मुझे वकालत करनी है, तो ये ख्याल मन में कैसे आया? क्यों आपने वकालत चुनी?
आपकी पृष्ठभूमि मैंने देखा है पॉलिटिक्स की भी रही है, आप संगठन से भी जुड़े रहे हैं, आपने बहुत सारे काम समाज के लिए किए हैं, तो ये वकालत का पेशा क्यों? देखो ब्रदर, मैं आपको बताऊं, मैं विद्यार्थी जीवन से ही संघर्ष का जीवन मेरा रहा है। विद्यालय में था तो मैं छात्रों के लिए लड़ाई लड़ता था, उनके हक की। महाविद्यालय में गया तो मैं छात्रों के हकों की लड़ाई लड़ता था। तो मैंने इन सब के साथ साथ जो एक बात महसूस की कि आपको कानून के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए, और जब आप कानून के दायरे में रहकर अपने संघर्ष को लेकर चलते हैं तो निश्चित रूप से आप उसमें सफल होते हैं। और एक कानून का जानकार व्यक्ति हमेशा राष्ट्र निर्माण में अपनी भूमिका निभाता है, समाज के निर्माण में अपनी भूमिका निभाता है, और जिस भी संगठन के साथ वो जुड़ा होता है अपने उस संगठन को आगे लेकर चलता है, अपने उस संगठन को आगे बढ़ाता है। तो इसलिए मैंने अपने इस संघर्ष में जीवन के अंदर जो कानून की शिक्षा लेने का मेरा संकल्प था, मैं तो परमात्मा का धन्यवाद करता हूँ कि मैं आज अधिवक्ता के रूप में अपनी बात कह सकता हूँ, अपनी बात उचित मंच पर रख सकता हूँ, और उसका समाधान के लिए मैं प्रयास करता हूँ। अधिवक्ता नहीं होते तो क्या होते सर? देखिए, अधिवक्ता नहीं होते तो वही बात है कि मन में एक टीस रहती है। तो ये आपका परफेक्ट प्रोफेशन है। मैंने कहा ना कि अधिवक्ता होना, जी, वकालत के साथ साथ आप समाज को बहुत कुछ दे सकते हैं, आप राष्ट्र को बहुत कुछ दे सकते हैं। वकालत का पेशा कोई एक ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ पैसा ही कमाएं इसके अंदर। मैंने आपके बारे में सुना है सर, आपकी एक एनजीओ है जो रेप विक्टिम और पर्टिकुलरली एसिड विक्टिम के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट काम करती है। हाँ, वो जो हमारी जो एनजीओ है फरिश्ते ग्रुप, सच्ची शिक्षा ट्रस्ट के नाम से है, जी जी उसके अंदर मेरी बहन है, एडवोकेट हैं अंजू राउत नेगी जी। जी जी। मेरे छोटे भाई हैं पंकज वर्मा जी, वो भी एडवोकेट हैं। हम सब मिलकर गुरुग्राम के अंदर जो भी नाबालिग बच्चों के साथ यौन उत्पीड़न होता है जी, उसकी हम निःशुल्क पैरवी करते हैं। किसी पर एसिड अटैक हो गया, आर्थिक रूप से कमजोर है, हम उसकी निःशुल्क पैरवी करते हैं और अपनी बात को हम रखते हैं। और उन सभी जितने भी ऐसे मुकदमे रहे हैं सबके अंदर हमने जीत हासिल की। जो उसमें अभियुक्त रहे हैं उनको हमने सजा दिलवा कर रहे हैं, हम लोग उनको सलाखों के पीछे भेजा है हमने। एक आपके घोषणा पत्र में ग्रीवांस सेल की भी बात करी थी, पर्टिकुलरली फॉर वुमेन्स, और लिखा गया था 48 घंटे के अंदर जो भी शिकायत आएगी उसका निवारण किया जाएगा। इसका क्या पर्पस है और ये कैसे होगा सर? इसका पर्पस है कि जो हमारी महिला अधिवक्ता बहनें हैं जी, उनके मन में एक शुरू से एक विचार रहता है जी कि हमारी बात को कैसे और कब और कहाँ पर हमें रखना है। वो आपस में चर्चा करती हैं और वो स्वयं में भी सक्षम हैं, लेकिन जब उन्हें एक उचित मंच मिलेगा, जब उन्हें प्रतिनिधित्व मिलेगा, जब उन्हें अपनी बात कहने सुनने का रखने का मौका मिलेगा, तो मैं समझता हूं कि आधी से ज़्यादा समस्याएं वो स्वयं हल करने में सफल होंगी। अभी सुप्रीम कोर्ट का एक डिसीजन आया था कि 30% रिप्रेजेंटेशन वुमेन्स का होना चाहिए। आप इस बात से कितना एग्री करते हैं सर? देखो, मैं एक बात समझता हूं कि अगर आपको अपने संगठन को आगे बढ़ाना है जी, तो आपको मातृशक्ति का सहयोग और समर्थन आपके लिए बहुत अनिवार्य है, जरूरी है। जब तक आप महिला अधिवक्ता बहनों को साथ लेकर उनका सहयोग लेकर किसी भी उद्देश्य के अंदर उनका समर्थन लेकर आगे नहीं बढ़ेंगे तो मैं समझता हूं कि आप उसमें सफल नहीं हो पाएंगे। तो इसलिए इनका समर्थन, सबका सहयोग, सुझाव वो बहुत जरूरी है। तो जैसा कि आपके निजी जीवन पे आते हैं, जब आपने कहा इस बार का इलेक्शन लड़ेंगे 2026 का, तो घर से क्या रिएक्शन था सर? देखिए, भगवान की कृपा है जी, मैं तो श्री हरि की कृपा मानता हूं अपने ऊपर कि मेरे परिवार का सहयोग हमेशा मेरे साथ रहा है। जब भी मैं जब 2011 में चुनाव लड़ा तब भी मेरे परिवार का सहयोग मेरे साथ था, और आज मैं 2026 के अंदर जब पुनः प्रधान पद के लिए खड़ा हुआ हूं तो मेरे परिवार का पूरा सहयोग और समर्थन मेरे साथ है। और उन्हें अच्छा भी लगता है कि आप अपने वकील साथियों के हितों के लिए लड़ाई लड़ते हैं, आप अपने वकील साथियों के हितों के लिए संघर्ष करते हैं। तो उनको लगता है कि कुलभूषण भारद्वाज केवल और केवल पैसा कमाने के लिए अदालत में नहीं जाता है। कुलभूषण भारद्वाज अदालत के अंदर जाता है तो वो अपने साथियों के लिए, उनके हितों की लड़ाई लड़ने के लिए हमेशा तत्पर रहता है। इस बात की उनको खुशी होती है। बार में ये भी चलता है
प्रधान कोई भी बने, अघोषित प्रधान हमेशा कुलभूषण भारद्वाज जी रहते हैं। नहीं, ये तो मेरी बार का बड़प्पन है, मैं बताऊं आपको। वो इसलिए है कि हर दुख सुख के अंदर मेरा प्रयास रहता है कि मैं अपने साथियों के साथ खड़ा रहूं। मैं जितने भी एडवोकेट से मैंने बात करी, उन्होंने कहा कि हम सर के पास कभी भी गए, उन्होंने कभी नहीं कहा ये काम कैसे होगा, मेरा करवा दिया। मैंने कहा ना आपसे कि मैं एक प्रयास छवि है आपकी, कोई भी आएगा खाली हाथ नहीं जाएगा। मैं प्रयास यही करता हूँ। देखो जी। बाकी तो जो भी हमारे साथी हैं सभी सक्षम हैं जी। लेकिन एक हौसला, एक जोश और जुनून वो अपने साथियों के अंदर मैं देखना चाहता हूँ। हौसले से आदमी आगे बढ़ता है। और मेरे जो युवा साथी हैं, देखो मैं आपसे कहना चाहूँगा कि मैंने अभी कहा आपसे कि जो हमारे वरिष्ठ अधिवक्ता बंधु हैं उनका मार्गदर्शन और युवा शक्ति की सोच निश्चित रूप से गुरुग्राम बार एसोसिएशन को पूरे हरियाणा के अंदर एक नया मुकाम देगी, ये मेरा विश्वास है। दिल्ली जैसी फैसिलिटी अब गुड़गांव में भी होगी। हाँ, निश्चित रूप से, या उससे अच्छी। मैंने आपसे कहा ना, हम एक प्रयास कर रहे हैं, एक सदा हुआ प्रयास कर रहे हैं, सबको साथ लेकर, सबके सहयोग से, कि जैसे दिल्ली के अंदर जो हमारे अधिवक्ता बंधु हैं उनको जो भी जिस तरह की भी जो सुविधाएं मिली हैं, वैसी सब सुविधाएं हमारे इस गुरुग्राम के अंदर बार एसोसिएशन के सभी साथियों को मिले। क्योंकि गुरुग्राम बार एसोसिएशन पूरे हिंदुस्तान के अंदर जो हमारा ये महानगर है, विश्व के पटल के ऊपर अंकित है। और जो अभी हमारी एक नई हमारा नया भवन मिला है हमें, टावर ऑफ टावर ऑफ जस्टिस, ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो प्रोजेक्ट तो बहुत पहले आ गया था सर, बनने में बहुत टाइम लग गया। नहीं, मैंने कहा ना आपसे बात की, देखो एक समय जरूर लगा है, लेकिन उसका जो परिणाम है वो बड़ा सुखद है, वो बहुत सुंदर है। उसके अंदर जो सारी व्यवस्थाएं हैं, आज भी जब मेरे साथीगण जस्टिस टावर में जाते हैं तो उन्हें खुशी का एहसास होता है। काम करने की गति बढ़ती है हमारे अंदर जो हमारा आत्मविश्वास है उसकी बढ़ोतरी होती है कि हम ऐसे भवन के अंदर पहुंच गए हैं, ऐसे भवन के अंदर हम अपने मुवक्किल का जो विवाद है उसके समाधान के लिए, उसकी पैरवी करने के लिए जा रहे हैं, जो कि सुसज्जित है। तो इससे क्या आत्मविश्वास जो बढ़ता है। आज से 20 साल बाद आपको लोग कैसे याद रखे सर? आप लोगों की अलग अलग लेगेसी होती है, मैंने कहा आपको समाज कैसे देखे? क्योंकि आपका एक सामाजिक दृष्टिकोण रहा है, आपने समाज के बहुत काम किए हैं। आप अपने आप को आज से 20 साल बाद क्या देखना चाहते हैं? मैं अपने आप को 20 साल बाद केवल मैं अपने आप को नहीं देखना चाहता जी। मैं सब साथियों के सहयोग से जो अच्छे कार्य हैं, जो अच्छे काम हम करेंगे, मैं उन काम के माध्यम से अपने आप के अंदर उन काम को देखता हूँ। मेरा क्वेश्चन विकसित भारत से था, 2047, 20 साल बाद। तो हम क्या देखना चाहते हैं विकसित भारत में? कैसे लोग याद रखें कुलभूषण सर को? कुलभूषण भारद्वाज को लोग याद रखें कि कहीं पर भी अगर अन्याय हुआ है जी, कहीं पर भी अगर किसी की आवाज़ को दबाया गया है, तो कुलभूषण भारद्वाज उस अन्याय के खिलाफ खड़ा हुआ है। कुलभूषण भारद्वाज उस आवाज़ के अंदर आवाज़ बन के उनके साथ पूरी ताकत के साथ खड़ा हुआ है और न्याय के लिए लड़ाई लड़ने के लिए हमेशा तत्पर है। तो संघर्षमय जीवन जिसे हम बोलते हैं, अपने हक के लिए लड़ना, अपने हक की आवाज़ को बुलंद आवाज़ के अंदर सामने वाले को बताना, ये सब मैं देखना चाहता हूँ। बार में एक चीज़ और देखने को मिलती है, हम इतना कॉलेज में भी नहीं देखते जितना बार में हमें जाति और जातिवाद बहुत देखने को मिलता है। आपकी वोटर्स से क्या अपील है कि वो आपको जातिवाद से ऊपर उठ के देखें? क्योंकि हम भी ये जानते हैं बार में कि एटलीस्ट कुलभूषण भारद्वाज सर कभी जातिवाद नहीं करते, लेकिन यंग लॉयर्स जो इस एक तरह से पॉइजन से, जहर से घिरे हुए हैं, उनको आप क्या कहना चाहते हैं? क्यों वो आपको वोट दें? देखो, मैं ना आपकी इस मत से मेरी भिन्नता है जी। मेरा नौजवान साथी जी वो ये देखना चाहता है कि हमारे हक की लड़ाई कौन लड़ सकता है। और जो भी आपने जाति की बात कही, तो मेरी जाति एडवोकेट है, मेरी जाति अधिवक्ता है, और मैं अधिवक्ता के रूप में अपने सभी साथियों के बीच में रहकर काम करना चाहता हूं और काम करता हूं। मेरे लिए केवल एक ही बात है कि मेरा वकील भाई, उसके साथ अनजस्टिस ना हो, उसके साथ अन्याय ना हो, और उसकी जो जायज मांगे हैं उन पर तुरंत प्रभाव से काम हो। जी, ये मेरी सोच है। और आज के इस वातावरण के अंदर जो ये हमारी नई पीढ़ी आई है जी, हमारे नए साथी जो आए हैं बार एसोसिएशन गुरुग्राम के अंदर,
उनके अंदर एक जोश है, एक जुनून है, एक जज्बा है काम करने का, केस के प्रति समर्पण भाव, कुछ सीखने का, और अदालत के अंदर जाकर माननीय न्यायपालिका के जो हमारे न्यायिक अधिकारीगण हैं उनके सामने अपनी बात को बड़े अच्छे तरीके से रखने का जज्बा है। जोश के साथ जाते हैं कि हम अपने मुवक्किल को अपने इस मुकदमे के अंदर जीत दिलवा पाएं, ऐसा उनका प्रयास रहता है। तो आपकी जाति एडवोकेट है। बिल्कुल। तो सर वो पल मैं आपका जानना चाहता हूं जब आपको न्याय दिलवाकर दिल से खुशी हुई। देखो, अनेकों अनेक ऐसे मुकदमे रहे हैं कि जब मुवक्किल की आंखों में आंसू रहे जी। और मुवक्किल को लगा कि आप इस केस को नहीं जीत पाओगे, लेकिन हमने प्रयास किया, जो कानूनी लकूमे थे उनको साथ लेकर चले हम, और हमने न्यायिक अधिकारी के सामने उस केस की परत दर परत जो जिस तरह से हमने जो बातें रखनी थी कानूनी दृष्टिकोण से वो रखी, उसमें हमें जीत हासिल हुई। जब वो जीत, वकील कभी नहीं हारता और वकील कभी नहीं जीतता, वकील कभी नहीं हारता और वकील कभी नहीं जीतता। अगर जीतता है तो वकील का आत्मविश्वास जीतता है। वकील के अंदर एक आत्मविश्वास होता है कि जिस मुकदमे की पैरवी करने में जा रहा हूँ उसके अंदर क्या खामियां हैं, और जब वो उन खामियों को अपने आत्मविश्वास के साथ न्यायपालिका के सामने रखता है तथ्यों के आधार पर, तब उसे जीत मिलती है। और उसका मुवक्किल जो होता है वो बड़ा संतुष्ट होता है। हार और जीत तो मुवक्किल की होती है, वकील कभी नहीं हारता ना कभी जीतता है। जी। वकील तो केवल और केवल कानूनी रूप से जो अपने मुवक्किल को सहारा दे सकता है, कानूनी दृष्टिकोण से अपने मुवक्किल की पैरवी करता है, ईमानदारी से करता है, तब उसके अंदर जीत और हार होती है। आपके साथ जब शुरुआत में आप बार में आए तो आपके मेंटर कौन रहे हैं, आपके सीनियर जिनसे आपने बहुत कुछ सीखा? मैं राजकुमार जी हैं जी। मैं उनके पास, उनके सानिध्य में मैंने काम किया। और सबसे बड़ी बात क्या है कि हमारी इस गुरुग्राम बार के अंदर बहुत नामी वकील रहे, कुछ इस दुनिया में नहीं रहे, कुछ आज भी हैं। हम उनसे भी सीखने का काम करते हैं। नई पीढ़ी को आप क्या बताना चाहते हैं? आपने क्या क्या मेंटरशिप से सीखा जो आप कहते हैं नए वकीलों में होना चाहिए? जो मेरे नए युवा साथी आए हैं अदालत के अंदर जी। मैं उनसे अपील करता हूँ, मैं उनसे आग्रह करता हूँ जी। कि वो अपने मुकदमों के साथ साथ जब भी किसी भी सेशन कोर्ट के अंदर, जब हमारे जो सीनियर हैं जब वो अपने मुकदमों की पैरवी करते हैं तो उनके पीछे जाकर खड़े हो जाएं, सीखें उनसे कि किस प्रकार क्या निर्णय हुआ, कब हुआ, क्या अथॉरिटी दी है और कैसे वो अपनी बात को रख रहे हैं। अपनी बात को रखना और जो आपके सामने वकील साथी है उनकी बात को सुनना और उसके बाद अपनी बात को किस तरह से हमने आगे रखना है, ये सब बात सीखने से मैं समझता हूँ कि एक परिपक्वता आती है व्यक्ति के। किताब पढ़ने से कभी आदमी जो है वो पूर्ण रूप से वकील नहीं बनता है। किताब एक हमारे को दिशा निर्देश देती है कि इसके अंदर कानून की कौन सी पंक्ति है, कानून का कौन सा निर्णय है, लेकिन उसको किस समय और कहाँ पर हमने इस्तेमाल करना है, ये सबसे महत्वपूर्ण बात। तो जो हमारे वरिष्ठ अधिवक्ता बंधु रहे यहाँ पर, उनसे हमने सीखा। मैं अदालत के अंदर जाता था, जैसे कई बार जो मेरे सीनियर हैं वो नू भी जाते थे, दिल्ली भी जाते थे, तो उनकी अनुपस्थिति के अंदर मैं क्या करता था कि जो हमारे सीनियर्स केस की पैरवी करने जाते थे मैं उनके पीछे भी चला जाता था। मैं अदालत में उनको देखता था वो बहस कैसे करते हैं, वो अपनी बात को कैसे रखते हैं, न्यायपालिका के उसके ऊपर किस प्रकार का जो है वो दृष्टिकोण होता है। तो ये चीज़ें सीखने की, किताब भी आप पढ़ें कानून की, लेकिन कानून की किताब के साथ साथ आप जो हमारे वरिष्ठ अधिवक्ता बंधु हैं, सीनियर एडवोकेट्स हैं, आप उनका सानिध्य लें, आप उनसे मार्गदर्शन लें। आप जब वो अपने केस के लिए जाते हैं तो आप उनके पीछे खड़े हो जाएं, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अगर आपको पार्लियामेंट भेजा जाए तो एक प्राइवेट मेंबर बिल भी होता है, आप किस कानून को बदलना चाहेंगे? मैं एक बात को जरूर बदलना चाहूँगा कि जो हम अपने अधिकारों की बात करते हैं ना, हमें अपने अधिकारों की बात भी करनी चाहिए, लेकिन अपने अधिकारों के साथ साथ जो हमारे कर्तव्य हैं उनकी बात भी हमें करनी चाहिए। जब हम अपने अधिकारों के प्रति इतने सजग हैं तो हम अपने कर्तव्यों के प्रति भी सजग रहें, देश आगे बढ़ेगा। तो आपका कहना है फंडामेंटल राइट जस्टिसेबल है, फंडामेंटल ड्यूटीज भी जस्टिसेबल। बिल्कुल बिल्कुल अनिवार्य है। अब कोई भी आप, मैं कहता हूँ आप कोई काम शुरू करते हैं
तो उस काम के समापन की भी एक तारीख निर्धारित होनी चाहिए। उस काम के प्रति अगर कोई लापरवाही होती है तो उसके लिए वो व्यक्ति निश्चित रूप से दंड का भागीदार होना चाहिए। जब आप इस प्रकार की प्रक्रिया की पालना करेंगे जी। तो आप काम के प्रति सचेत रहेंगे और उस काम के अंदर जो भी व्यवस्थाएं हैं उनके प्रति भी आप सचेत रहेंगे कि कमी ना रह जाए। आज के नए यूथ एडवोकेट्स को छोड़ते हैं सर, आज के यंग यूथ जो है, जैसे कितना सीजीपी प्रोटेस्ट हो रहा है, अब तो धर्मेंद्र प्रधान ने आज रेजिग्नेशन भी दे दिया, उन सब से आपकी अपील क्या है? मेरी अपील उन सबसे यही है कि जब भी आप कोई धरना दें, संघर्ष करें जी। तो उसमें एक बात का ध्यान रखें, ये राष्ट्र की संपत्ति है। राष्ट्र की संपत्ति को हम नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। ये राष्ट्र हमारा है। हम धरना दें, हम प्रदर्शन करें, हम अंजल का त्याग करें और चाहे हम ना करें और चाहे हमारा संघर्ष कितना ही लंबा चले, लेकिन हम हिंसात्मक दृष्टिकोण नहीं अपनाएंगे। हम तोड़फोड़ का तरीका नहीं अपनाएंगे। हम अपने राष्ट्र की संपत्ति को बचाने का काम करेंगे और अपने आंदोलन के अंदर, अपने संघर्ष के अंदर हम असामाजिक तत्वों को स्थान नहीं देंगे। हम संघर्ष भी करेंगे, हम भारत माता का जय घोष भी करेंगे। हम संघर्ष भी करेंगे और हम जिस व्यक्ति ने गलत किया उसका मुर्दाबाद का जय घोष भी करेंगे, लेकिन हम अपने राष्ट्र के प्रति प्रतिबद्ध रहेंगे। ये ध्यान रखना चाहिए। रिटायरमेंट के बाद आपका क्या प्लान है सर? वैसे वकील कभी रिटायर नहीं होता, लेकिन फिर भी जो मैंने सुना है अपने जी बहुत जो हमारे वरिष्ठ सीनियर अधिवक्ता रहे हैं जी जी कि जितना वकील उम्र के पड़ाव पर चलता है जी उतनी ही उसके अंदर परिपक्वता आती है जी और उतने ही ज़्यादा मुकदमे उसके पास आते हैं जी क्योंकि जो मुवक्किल है जी वो ये चीज़ें देखता है कि जिस वकील साहब के पास हम जा रहे हैं जी उनको अनुभव कितना है। तो जहाँ तक अभी आपने कहा कि मैं समझता हूँ कि वकील जो है वो कभी रिटायर नहीं होता। फिर भी कभी आपने सोचा कि अगर रिटायर हो तो क्या करेंगे? नहीं, मैंने कहा ना आपसे बात कि हम समाज के प्रति, राष्ट्र के प्रति अपनी जो भूमिका है वो निभाते रहेंगे। वो निभाते रहेंगे, चाहे वो कानून के लिए हो, चाहे वो अन्य किसी भी वर्ग के लिए हो। जहाँ तक कानूनी शिक्षा की बात है तो जो हमारे पास है, जितना हमारे पास है, हम कानून के प्रति आम जनमानस को सचेत करते रहेंगे। हम उसको बताते रहेंगे कि कानून की किताब क्या कहती है, कानून क्या कहता है। और सबसे अच्छी बात मैं समझता हूं कि जब भी कोई व्यक्ति आपके पास आता है, अपने मुकदमे को लेकर आता है, तो आप उसकी जेब को ना देखें जी, आप उसके काम को देखें। बहुत बड़ी बात है सर कि आप, लेकिन ऐसा तो बहुत कम लोग करते हैं। बहुत साथी हमारे ऐसा नहीं। देखो क्या है, हर आदमी का, मैंने कहा ना आपसे बात कि वकालत का पेशा एक ऐसा पेशा है जो आपको लोकप्रियता के साथ साथ, मैंने कहा ना, लोकप्रियता के साथ साथ, पैसे के साथ साथ आपको समाज के अंदर एक अहम स्थान प्रदान करता है। आम समाज बोलता है कि फला वकील साहब के पास चले जाओ, पैसे हैं तो चले जाओ, नहीं है तो चले जाओ, आपका काम जरूर करेंगे। तो ये समाज को जब इस बात का एक विश्वास आप समाज को देते हैं कि कोई भी आए, चाहे पैसा है नहीं है, उसका मुकदमा, उसका अनजस्टिस हुआ है, अन्याय हुआ है, और हम खड़े होंगे इसके साथ तो उसको न्याय मिलेगा, तो उसकी जेब को मत देखो, उसके काम को देखो। तो सर कुछ क्वेश्चंस हैं, रैपिड फायर कहते हैं, बहुत जल्दी आपको जवाब देना है इनका। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि कोर्ट या लाइब्रेरी ज्यादा समय कहाँ बिताना चाहिए? ज़्यादा समय कहाँ बिताना चाहिए जी? पढ़ने में ज़्यादा समय बिताना चाहिए। आप पढ़ेंगे तो आप बढ़ेंगे, पढ़ेंगे तो बढ़ेंगे। चाय कॉफी दोनों में से क्या पसंद है? समय के हिसाब से। चाय भी और कॉफी भी। मोदी जी, राहुल गांधी, कौन पसंद है? तो पसंद की जहाँ तक बात है, दोनों व्यक्ति जो है वो राजनीतिक व्यक्ति हैं और दोनों व्यक्ति अपने आप में ये कहते हैं कि हम राष्ट्र के लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं और बहुत कुछ करेंगे। तो मेरा मानना ये है कि हम
ठीक है, हम मोदी जी के प्रशंसक हैं, जी लेकिन हम राहुल जी को भी नज़रअंदाज नहीं कर सकते, जो उनका काम करने का तरीका है। जी आज बेशक मोदी जी सत्ता पक्ष में हैं, लेकिन अगर राहुल जी विपक्ष में है तो उनसे जो वो अच्छे काम करते हैं उनका हमें अनुसरण करना चाहिए। आपका नारा था सुनवाई सुविधा सम्मान, सबसे करीब कौन सा शब्द है? समाधान। समाधान। युवा एडवोकेट्स के लिए 2 शब्द। ईमानदारी से काम करें और सीखने की मानसिकता रखें।